अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आवर टॉपिक इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि ये हमारी थायराइड रीजन के अंदर यानी कि हमारा जो नेक रीजन है उसके अंदर पाया जाने वाला ग्लैंड है और ये आपकी बॉडी की बहुत सारी सिक्रीशंस को आगे कंट्रोल करता है। अच्छा, इसकी अपनी जो सिक्रीशंस हैं उनका हम लोग जो है वो नाम यहाँ पे लिखते हैं। इसमें सबसे पहली जो सिक्रीशन है उसको हम लोग नाम देते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडो थायोनीन, और इसको T4 भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी हमारे पास जो सिक्रीशंस है उसको हम लोग नाम देते हैं ट्राई आयोडो थायोनीन, और T3 भी इसको कहा जाता है। अच्छा, कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है। स्ट्रक्चर में सिर्फ तब्दीली कहाँ पे आती है? तब्दीली यहाँ पे आती है कि जो हमारे पास टेट्रा आयोडोथायोनीन है उसके अंदर जो आयोडीन के हमारे पास जो पार्ट्स हैं, जो एटम्स हैं, वो 4 हैं, जबकि ट्राई के अंदर वो 3 है, चूंकि नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा ट्राई मीन्स 3। सो आगे हम लोग चलते हैं कि इसकी जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसका फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये इसके जो बेनिफिट्स या इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं जी। इसके जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रैपिड ग्रोथ है, कि जो ड्यू टाइम के अंदर ग्रोथ होनी है हमारी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी कंट्रोल होती है हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन से, लाइक थायरॉक्सिन और दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्शन है। अच्छा, इसके अलावा और हमारे पास क्या चीज़ है कि ये जो इसकी फंक्शन में एक और चीज़ ये है कि ये बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी सेक्सुअल मैच्योरेशन के हमारे पास तमाम हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन रिएक्शंस जो हैं उनको भी कंट्रोल हमारा यही ग्लैंड करता है, थायराइड ग्लैंड, और डिफरेंट मौके पे डिफरेंट इसकी जो है वो सिक्रीशंस होती हैं। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है इसकी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे अल्टीमेटली कोई ना कोई मसाइल हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, 2 बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। उनका नाम लिखने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि अगर बाकी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये कुछ हमारे पास छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे पास जो है वो एम्फीबियंस में टैडपोल, जो फ्रॉग की एक प्रीमेच्योर फॉर्म है, टैडपोल के अंदर अगर इसकी जो प्रोडक्शन है वो ना हो तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उसका सेकेंडरी करैक्टर डेवलप ही नहीं होता और वो टैडपोल ही एक बहुत बड़ा टैडपोल बन जाता है, बल्कि वो फ्रॉग के अंदर डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए मतलब कि उसकी जो सेक्शुअल मैच्योरिटी है वो नहीं हो पाती, वो नाबालिग ही रहता है अपनी पूरी जो है वो जिंदगी। सो इसी तरह मेल्स और फीमेल के अंदर भी ऐसा ही है। फीमेल के अंदर इसकी प्रोडक्शन निस्बतन कम है, जबकि मेल के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि इसने सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डेवलप करवाना है। अच्छा, अब थायराइड ग्लैंड जो है अगर तो इसमें हमारी जो सिक्रीशन है थायराइड ग्लैंड की वो कम हो जाए तो उसके कम होने से फिर क्या होता है, गोइटर, जिसको आम जुबान में गिलड़ भी कहा जाता है, वो कॉज हो सकता है। और दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज़। जो ग्रेव्स डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर थायराइड सिक्रीशंस हैं वो एक्सेस हो जाती हैं, थायरॉक्सिन बहुत एक्सेस में पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो हार्ट बीट का रेट है वो फास्ट हो जाएगा, हमारी जो पंपिंग ऑफ ब्लड है वो फास्ट हो जाएगी, बीपी फास्ट हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी तरह जो बॉडी के रिएक्शन है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अमूमन लोगों को इसी हार्मोन की ज़्यादती की वजह से कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जो हाथ पाँव पे जो पसीने आते हैं, जो ज़्यादा मतलब आपकी बॉडी की हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, वो भी शायद इनडायरेक्टली कहीं जाके इससे रिलेटेड होती हैं हमारी ग्रेव्स डिजीज़ के साथ। अच्छा, तो इसके अलावा हम अगर और इसके बारे में डिस्कशन करें तो स्किन जो है वो हमारे पास है। अगर तो ऐसा हो कि कंजेनिटली यानी पैदाइशी तौर पे थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम है तो ये क्रेटिनिज्म जो है एक बीमारी है उसको कॉज करती है। जेनेटिक इसके कॉज हों, जेनेटिक कॉज, ठीक है, बाय बर्थ अगर ये ऐसा है तो क्रिएटिनिज्म जो हमारे पास है, क्रिएटिनिज्म, ये कॉज हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो स्किन है उस स्किन का जो कलर है ना उसमें येलोइश स्केली सा रंग आ जाता है। बड़ा रेयर है, ये बहुत नायाब ये बीमारी है, लेकिन ये अमूमन होती नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो इस तरह से देखी जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, जो डाइट हमारी बॉडी के अंदर जो होती है स्टोर, वो डाइट जो है वो मतलब प्रॉपर स्टोर नहीं हो पाएगी। जो आप खा रहे हैं वो फौरी तौर पर डाइजेस्ट हो रहा है और आपको फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप बगैर खाए पिए रहे हैं तो आप ठीक बॉडी आपकी परफॉर्म करती रहे एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको हर एक पहर में कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्टोर ही नहीं कर पाएगी। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो इसमें आता है वो है मेंटल रिटार्डेडनेस।
दिमागी जो तवाज़ुन है वो भी इसके नतीजे में, अगर इसकी प्रोडक्शन जो है वो लो हो तो वो भी ख़राब हो सकता है, प्रॉपर बंदे को समझ नहीं आएगी, वो जो है वो थोड़ी सी इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा जो ल्यूनेटिक्स या क्रेजी लोग जो हैं वो करेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो है वो यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है इसकी एक्टिविटी क्या है, ये करता क्या है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जब कभी जो कैल्शियम लेवल है वो हाई होगा तो कैल्सिटोनिन जो है वो पैदा होगा। अब ये कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स को लो करेगा, उस कैल्शियम को किसी न किसी तरीके से डिस्टॉर्ट करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना इसका जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी का पर्पस होगा। सो ये कैल्शियम जो है अगर इसके लेवल जो है वो हाई हो जाए तो फिर कैल्सिटोनिन पैदा होता है। अच्छा, इसके अपोजिट एक और हार्मोन भी हमारी बॉडी में पैदा होता है, लेकिन उसका ग्लैंड भी अलग है, लिहाजा हम इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे और इस बॉडी के दूसरे ग्लैंड की तरफ आएंगे जो कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे वाक़ होता है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे। अच्छा, अब इसकी जो प्रोडक्शन है, जो इसमें हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, उसमें जो प्राइमरी प्रोडक्शन है दैट इज ऑफ पैराथॉर्मोन, या इसको पैराथ्रोमोन भी कहा जाता है। अब जो पैराथॉर्मोन है ये एंटागोनिस्टिक है, यानी कि अपोजिट है। किसके अपोजिट है? कैल्सिटोनिन के। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैल्सिटोनिन के, ठीक है जी। एंटागोनिस्टिक एक लफ्ज़ हम लोगों ने पढ़ा था, जो उस एंटागोनिज्म में ये एंटागोनिस्ट है बेसिकली पैराथ्रोमोन का। कैसे कि अगर बॉडी में जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो नीचे आ जाए, वो लो हो जाए, तब प्रोडक्शन होती है पैराथ्रोमोन की। और ये क्या करता है फिर, ये बॉडी के कैल्शियम लेवल को बरकरार रखने के लिए आपकी जो बोन्स वगैरह हैं उन बोन्स में से जो कैल्शियम मिनरल्स वगैरह निकालेगा, या आपकी जो डाइट है उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, ताकि अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो सके। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर ऐसा हो जाए कि जो ब्लड हमारे पास जो है उसमें अंदर कैल्शियम तो पूरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा करने के चक्कर में ये ऐसा कर दे कि आपकी जो बोन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशन की वजह से जो है वो अल्टीमेटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना शुरू हो जाए, तो उससे फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इसकी एक्सेस जो है पैराथ्रोमोन की वो भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और जब इसका लेवल वैसे अमूमन ज़्यादा हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू फीडबैक मैकेनिज्म इसके जो ज़्यादा लेवल्स हैं वो खुद ब खुद ही इसकी पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये पैगाम देते हैं कि अब वो इसकी मजीद प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, और फिर अल्टीमेटली पैराथ्रोमोन की सिक्रेशन जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ एक येलो बॉक्स जो है वो गिवन है आपको। उस येलो बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स ये पेपर के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आप लोगों के जितने भी नमक आते हैं उन तमाम नमक जो है उसको सर्टिफिकेट जारी करने से पहले ये देखा जाता है टेस्ट करके कि क्या उसके अंदर आयोडीन मौजूद है। लिहाजा आयोडाइज्ड सॉल्ट्स जो हैं दे आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर योर कॉमन इनटेक। आप आम खानों में जो चीज़ें खाते हैं उनमें जो आयोडाइज्ड सॉल्ट्स हैं वो लाजमी मौजूद होने चाहिए। अगर सॉल्ट में आयोडीन नहीं है, बस सिंपली सोडियम क्लोराइड का एक आपके पास सॉल्ट बना हुआ है, अमेज़ा है, तो उससे फिर अल्टीमेटली आपको गोइटर होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि आयोडीन नहीं आएगा तो थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली ये ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास एक और ग्लैंड है जो हम लोगों ने पढ़ना है, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसका दूसरा नाम है पेंक्रियास। ये क्या करता है, इसके अंदर मौजूद होते हैं ऐसे सेल्स जो कि हमारी बॉडी के शुगर लेवल को, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है उनको बरकरार रखता है। दो तरह के सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक सेल्स हैं अल्फा और एक सेल्स हैं बीटा। अल्फा सेल्स जो हैं वो प्रोडक्शन करते हैं ऑफ ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स इंसुलिन। अच्छा, ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स है। अब हमारे पास एक सेल है अल्फा और एक सेल हमारे पास है जो कि बीटा है। अब इनका मतलब जब मैं कह रहा हूं कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एंटागोनिस्टिक हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकागॉन है जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इंसुलिन की एक्टिविटी नीचे आ जाएगी, और जब इंसुलिन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ग्लूकागॉन की एक्टिविटी नीचे आ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के ये एंटागोनिस्टिक है।
अच्छा, अब इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सा हार्मोन जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है, यानी कि आपको पता है कि अल्टीमेटली शुगर जो है वो बॉडी के आपके ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो ब्लड जो शुगर है, ब्लड शुगर, उसका लेवल अगर अप हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो पेंक्रियाज को ये पैगाम देती है कि अब भाई अपनी सिक्रीशन स्टार्ट कर दो। तो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन जो है वो पैदा हो जाती है। और इंसुलिन क्या करती है, अल्टीमेटली वो ब्लड शुगर को मॉडरेट कर देती है। जब वो नीचे जाने लगे जैसे ही ब्लड शुगर, तो साथ ही आप लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म चालू होता है और इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। इसके अपोजिट अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन चला गया, आप मतलब आपने एक कॉमन लफ्ज़ सुना होगा भाई इसकी शुगर लो हो रही है, अब उसका मतलब क्या है कि उसकी ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो आम से नीचे जा रहा है। अब अगर वो कॉमन से नीचे जाएगा तो फिर उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उसको रिजॉल्व करेगा ग्लूकागॉन, जो कि पैदा हो रहा है अल्फा सेल से। ये क्या करेगा, ये आएगा और ब्लड शुगर को दोबारा से हायर लेवल पे ले जाएगा। अच्छा जी, अगर ऐसा हो जाए कि जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन, यानी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, तो उससे फिर एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको आम जुबान में शुगर भी कहा जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द लोअर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन से डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, अब इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस के अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर एक्सेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इज टू ग्रेट एंड इट्स लेवल फॉल्स इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन इसके अंदर ज़्यादा हो गई है कि आपके ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही नीचे चला गया, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले हमारे ग्लैंड की तरफ जो कि प्रोडक्शंस कर रहा है हार्मोन्स की। तो वो ग्लैंड कौन से जी हमारे पास, दैट इज एड्रिनल्स। एड्रिनल्स की सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है, कहां पे है ये एड्रिनल? तो लोकेशन इसकी जी अबव योर किडनीज। किडनीज के ऊपर ये पायरामिडल फॉर्म हमारे पास इसकी जो है वो मौजूद होती है। किडनीज के ऊपर ये पाया जाता है। इसकी शक्ल आप लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 17.16 के अंदर, ठीक है जी। तो अब उसकी शक्ल आपको बेसिकली क्या दिखा रही है कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक इसका पार्ट है जिसको हम लोग नाम देंगे मेडुला का, और दूसरा इसका पार्ट है जो इसका कॉर्टेक्स है। अच्छा, अब जो इसका नाम है उसको हम लोग कॉमनली भी लिख लेते हैं एड्रिनल मेडुला, और दूसरा नाम है एड्रिनल, दूसरा पार्ट है इसका सॉरी कॉर्टेक्स। जो मेडुला से निकलेंगी वो एड्रिनल मेडुला की जो है हमारे पास सिक्रेशंस हैं, और जो हमारे पास कॉर्टेक्स से निकल रही हैं वो कॉर्टिकल सिक्रेशंस हैं, वो कहलाएंगी। अच्छा, अब ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन ये पैदा होता है इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर पैदा होते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स, जैसे कि हमारे पास कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं। हम लोग इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं। अच्छा जी, एड्रिनल्स में एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास जो हार्मोन्स हैं बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस को बेसिकली जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को अल्टीमेटली जाके टारगेट कर रहे हैं। लाइक आप लोगों की बॉडी जो है वो किसी ऐसी कंडीशन में है जो उसके ऊपर वो स्ट्रेस आई हुई है, तो स्ट्रेस को बेसिकली नलिफाई करने के लिए ये हार्मोन्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं और अल्टीमेटली जाके अपना जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन। अच्छा, ये सिनर्जिस्टिक है, यानी कि परफॉर्मिंग में एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जब कभी हम लोग किसी भी ना अपनी बॉडी के अंदर जो परफॉर्मिंग हमारी हो रही है, सिंपल हमारी कार्डियक एक्टिविटी है या कोई मस्कुलर एक्टिविटी है, उसको बूस्ट अप करने के लिए आपको ये दो हार्मोन्स जो हैं उनकी बहुत अशद ज़रूरत होती है। अगर इनका लेवल डाउन आ जाए तो बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे सैडिस्टिक, लाइक आप बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की लोअर प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर कभी बॉडी जो है वो कोल्ड हो जाए, लाइक वो बॉडी बहुत मतलब ठंडी इस वक्त हो रही है, आपको ठंड लग रही है बाहर से और आपको फील हो रहा है कि बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन कम है, तब भी ये हार्मोन्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बूस्ट अप करने के काबिल होते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही है। अच्छा, इसके
अल्टरनेटिव हमारे पास जो कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, उन कॉर्टिकल हार्मोन्स में भी हम लोग देख लेते हैं उसका फंक्शन क्या है। कॉर्टिकल हार्मोन्स, अब जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं इनमें क्या है, इनमें सीन ये है कि हमारे जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं इज एक्टिव ऑल द टाइम, स्पेशली जब शॉक और स्ट्रेस सिचुएशंस होती हैं। सपोज आप लोग ना मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हुए हुए हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए, लेकिन आप डालें तो आपको अल्टीमेटली आपको कॉर्टिकल हार्मोन्स की बहुत अच्छा ज़रूरत होगी। और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो हमारे पास हार्मोन्स हैं कॉर्टिकल, या आपकी बॉडी के अंदर इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो होती रहे। अच्छा, अब हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह जो एल्डोस्टेरॉन, इसका एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन की जो फंक्शनिंग्स हैं वो भी बेसिकली हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिक फंक्शनिंग्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये मिनरल आयन बैलेंस रखेगी, सोडियम आयंस का लेवल रखेगी आपकी किडनीज के अंदर, टिब्यूल्स के अंदर ये जो लेवल है आपके सोडियम और कैल्शियम आयंस का उसको डाउन नहीं होने देती। इसी तरह अगर ऐसा हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए आपके कॉर्टेक्स की, डिस्ट्रक्शन किसकी, डिस्ट्रक्शन कॉर्टेक्स की, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्टेक्स, तो उससे फिर अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, जितनी भी डिजीजेस के नाम है ना, लाइक हम लोगों ने पढ़ेंगे कि एडिसन डिजीज पढ़ी है, इस तरह आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे एक और कि जो रिवर्स है, जो ये हमारे पास एडिसन डिजीज का, दैट इज कुशिंग्स डिजीज। एक और हमारे पास है कुशिंग्स डिजीज। तो ये ना इसी तरह हम लोगों ने भी पीछे पढ़ी थी, मतलब एक ग्रेव्स डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारी जो बीमारियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 नंबर की आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है, तो लिहाजा आप लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, गौर से इनको आपने पढ़ना है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, एक मिनट, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर गए एड्रिनल्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले, दैट इज एंड्रोजन्स। एंड्रोजन जो है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि अल्टीमेटली एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन से रिलेटेड बाकी जो हमारे पास पार्ट हैं जो कि अल्टीमेटली फॉलिकल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हिस्सा है उससे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये हमारे पास अगर ऐसा हो जाए कि इनकी प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो तो फीमेल के अंदर जो है वो डेवलपमेंट बहुत डाउन चली जाती है। मतलब कि अगर इसकी प्रोडक्शन जो है वो डाउनवर्ड है तो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते और उनका टिल्ट जो है वो थोड़ा सा मर्दाना तरफ चला जाता है। सो ये केसेस बहुत रेयर हैं लेकिन ये हैं, सो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसके साथ गट, ये हमारे पास हार्मोन्स का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज गट। आपको पता है कि आप लोगों की ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये अल्टीमेटली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते हुए ये सारा जो पार्ट है दिस इज गट। ठीक है जी, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। इस गट के अंदर बेसिकली क्या सीन है कि गट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स आपकी बुक के अंदर गिवन है, एक का नाम है गैस्ट्रिन और दूसरा हार्मोन हमारे पास है सिक्रेटिन। अच्छा जी, हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिन कौन सा और सिक्रेटिन कौन सा, उनका जो है इनका काम क्या है। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं फर्स्ट ईयर पे और आप लोग याद करें कि हम लोगों ने 2 तरह के ना स्फिंक्टर्स पढ़े थे। लाइक हम लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है जी। अब सपोज करें कि हमारे पास जो है वो ये मैदे का पार्ट है, स्टमक का, जो ऊपर से हमारे पास स्फिंक्टर आ रहा है जो यहाँ पे मौजूद है, जो एक वॉल्व है, उसको हम लोग नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और जो हमारे पास स्फिंक्टर नीचे की तरफ होता है जो कि आपके पास जा रहा है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उसको हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, ये 2 स्फिंक्टर्स हैं, एक को हम लोग नाम दे रहे हैं कार्डियक स्फिंक्टर और एक को हम लोग नाम दे रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये बेसिकली पाया जाता है, जो आपका ये वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन का, ये पाया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर में। और इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक्टिवेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ताकि क्या हो, जो प्रोटीन आपके पास जो आधे डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको मजीद डाइजेस्ट करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और ये उनकी प्रॉपर जो हमारे पास है डाइजेशन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इसके साथ जो सिक्रेटिन है ये बेसिकली ड्यूटेनम के साथ रिलेटेड। ड्यूटेनम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये रिलेटेड है। करेगा क्या,
ड्यूटेनम जो है, इससे जब कभी कोई ऐसी हमारे पास फूड जो कि एसिडिक लाइनिंग को टच कर दे, एसिडिक हो लाइनिंग को टच करे, तब ये सिक्रेटिन जो है ये पैदा होता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये पेंक्रियाज और लिवर दोनों को ये है प्रपोज करता है कि भाई अपनी प्रोडक्शन जो हैं, अपनी सिक्रेशंस जो हैं उनको बूस्टअप कर दो, ताकि जो हमारे पास नई आने वाले सबस्ट्रेट्स हैं ये अच्छे से डाइजेस्ट हो सकें और ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, बल्कि बदले में ये फ़ायदा दे के मैक्सिमम जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और आखिरी जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन पार्ट है, दैट इज़ गोनेड्स। हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं ये बेसिकली गोनेड्स के अंदर ही वो मौजूद होते हैं। हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे। एक हमारे पास है एस्ट्रोजन और दूसरा हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। अब जो एस्ट्रोजन है बेसिकली वो कब कब होगा, इसका बेसिकली हमारे बुक के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही गिवन है, यूट्रस की जो वॉल है उसको थिक करना, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल, इसको थिक करना। इसके साथ साथ ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं या हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं फीमेल्स के, उन सबको भी ये कंट्रोल करती है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी कंट्रोलिंग जो है वो इसी का काम है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। अच्छा, ये इसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके ये पिट्यूटरी को वक्तन पर वक्तन ये पैगाम देती रहती है कि फीमेल की बॉडी को और कौन कौन सा हार्मोन चाहिए अपनी प्रॉपर वर्किंग के लिए। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि अगर हम लोगों ने फीमेल को मैच्योर करना है सेक्चुअली, तो उसके लिए भी आपको एस्ट्रोजन हार्मोन की जो है वो अशद ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ जो प्रोजेस्टेरोन है ना, इसकी जो है वो फंक्शनिंग जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस कैसे होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये रप्चर्ड जो फॉलिकल्स हैं इसको इनिशिएटेड बाय रप्चर्ड फॉलिकल्स। रप्चर्ड फॉलिकल से ये बेसिकली क्या होता है, ये इनिशिएट होता है और ये अल्टीमेटली करेगा क्या, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको इनिशिएट करेगा कि भाई अब तुम स्टार्ट हो जाओ, फॉलिकल्स हमारी बॉडी को चाहिए, फॉलिकल्स की जो है वो प्रेपरेशन हो सके ताकि अल्टीमेटली हम लोग जाके अपने टारगेट सेल्स को अचीव कर सकें और जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है चीज़ें वो सारी हम लोग जो है वो अवेल कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें इसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या है, इसमें एक हमारे पास है ईज इन प्रेगनेंसी, इसके अलावा ऑन डिलीवरी इसके जो है वो काफ़ी पर्क्स हैं, ये काफ़ी चीज़ों को जो है वो सुकून से और स्मूथली जो है वो जो है परफॉर्म करवा देती है। और एक और चीज़ ये कि ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है। तो इसको रिमूव कर दें, जगह थोड़ी है। ये क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन, ये ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देगा, स्टॉप कर देगा। यही वजह है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, जो मेडिसिन ली जाती है बर्थ के जो प्रेगनेंसी के दौरान, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। सो दिस वाज अप्रॉक्सीमेटली ऑल अकॉर्डिंग टू आवर बुक द हार्मोन्स, और उनके वो रिस्पॉन्सिव ग्लैंड्स उसके प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अंदर अगर कोई चीज़ छूटे या आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ईमेल अस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।